हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग प्राइमरी स्तर के मैथ को सॉल्व करेंगे। जो 100% आने की संभावना यहाँ से ज़रूर रहती है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और सिर्फ डिजिट को और साइन को चेंज करके रूल वही सारे लगते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, गुणनखंड से संबंधित है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। पूछा है 210 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, 210 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसको 2 से काटते हैं तो 2 एकन्नम 2, भाग नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 पचे 10, 105 हुआ। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 त्रिक्का 9, 1 10, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर ये 5 से हम काट देते हैं, 5 सते 35। फिर हम क्या करते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 एकन्नम 7। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। क्या हुए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। कुल कितने गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसके लिए एक ट्रिक हम लगाएंगे। यहाँ पे 2 पे कितने घात हैं, तो 2 पे 1 घात है, तो 1 हम जोड़कर उसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 2 पे 2 गुणे 3 पे कितना घात है, 1 ही है, तो 3 पे भी 1 जोड़ के लिख लेंगे घात को। फिर गुणे 5 पे कितना घात है, 1, तो हम इसको भी 1 जोड़ करके लिख लेंगे। ठीक है, फिर गुणे 7 कितना घात है, 1 है, तो फिर हम जो है इसको 1 घात जोड़ करके लिख लेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ये 2 3 5 7 इसका वैल्यू हम नहीं निकालेंगे। जो हमारा घात है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये चारों घातों का हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 16। तो डी ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 16 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए सबसे शार्ट विधि है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका लघुत्तम निकालेंगे। अगर सपोज कीजिए यहाँ 7 7 2 बार आ जाता, ठीक है, तो 7 7 2 बार आ जाता, तो यहाँ पे एक घात इस पे है, एक घात इस पे है, तो 7 पे हम 3 घात करते थे। ठीक है, एक घात हमको जोड़ करके लिखना है और इसको काट देना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो घात रहेगा उसी को हम गुणा करके जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से बहुत हमेशा पूछता रहता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को जो है अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न सेम प्रश्न वही है। यहाँ गुणनखंड का योग पूछ दिया है, 210 के गुणनखंड का योग कितना होगा। पहले यही प्रश्न हम लोग पहले प्रश्न में हल किए हैं, तो सिर्फ गुणनखंड निकाले थे। और इससे एक प्रश्न और बनाता है कि उसका योग क्या है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी हमको। 210 का पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, पहले हम एलसीएम ले लेंगे, फिर ये 3 से कटेगा। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा। ठीक है, ये हम एलसीएम ले लिए। अब देख लीजिए क्या करना है, ये जो 2 है, इस योग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -1 कर देंगे, फिर बटे जो है 2 - 1 कर देंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग। ये जो 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद -1 कर देंगे, बटे 2 - 1 कर देंगे। ठीक है, इसी का -1 कर देंगे। ठीक है, फिर गुणे इसी तरह से 3 का करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे, अपान 3 - 1 कर देंगे। ठीक है, फिर गुणे 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे, फिर अपान जो है 5 - 1 कर देंगे। ठीक है, -1 कर देंगे। फिर वही प्रक्रिया, गुणे 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे, फिर बटे जो है 7 - 1 कर देंगे।
ठीक है। अब इसी को जो हल करने पे जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 दूनी 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो गया और 2 में से 1 गया 1, 3/1 गुणे 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 हो गया। ठीक है, गुणे कितना, अब फिर क्या करेंगे 5 × 25, 25 में से 1 गया 24, 24/4 हो गया। फिर यहाँ गुणे करेंगे हम 7 × 7 = 49, 49 में से 1 गया 48, 48/6 कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या बच रहा है। तो यहाँ 3/1 है तो इसको 3 लिख सकते हैं, गुणे 4 दूनी 2 से काट देंगे, 2 × 2, 2 चौके 8, यहाँ 4 बच गया, गुणे यहाँ 24 है, 6 है, 4 × 4, 4 × 6 24 हो गया, तो गुणे 6 हो गया, गुणे 6 × 6 और 8 × 6 48, ये 8 हो गया, तो गुणे 8 हो गया। अब देखिए 3 चौको 12, 12 छक्का 3 चौको 12 और 6 8 48, यानी 12 गुणे 48, ये आपका हो गया। और जो 12 और 48 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। ठीक है, तो 576 आप लोग देख लीजिए ए में सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 210 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 2 3 5 7 ये गुणनखंड के रूप में आया है, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर -1/2 -1 गुणे 3 का स्क्वायर -1/3 -1 गुणे 5 का स्क्वायर -1/5 -1 गुणे फिर 7 का स्क्वायर -1/7 -1। अब इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 576। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। गुणनखंड से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। एक तो गुणनखंड का कितना गुणनखंड होगा ये पूछ देगा, और गुणनखंड का योग कितना होगा ये पूछ देगा। तो 2 प्रश्न को हमेशा आप लोग तैयार करके जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज यानी एलसीएम। ठीक है, और गुणे यहाँ पे साइन चिन्ह है, गुणे है। 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज किसके बराबर होगा। जब न्यूनतम सार्वगुणज पूछे तो एलसीएम, और जब अधिकतम पूछे तो एचसीएफ। ठीक है, जब अधिकतम पूछे तो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक हो जाता है। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। 12 और 16 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर यहाँ से हम करेंगे 2 से ही करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे जब हम तब यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे 3 से कर देंगे। ठीक है, तो क्या आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, इसका हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम 10 और 15 का कर देंगे, 10 और 15 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10 15, उसके बाद 5 से काट देंगे, 5 × 5, 5 तिया 15, फिर हम कितने 3 से काट देंगे तो 3 × 3। ठीक है, तो 2 × 10, 10 तिया 30, यहाँ पे गुणे है तो गुणे 30, इसका सार्वगुण इसका 12 और 16 का आया है 48, और 10 और 15 का आया है 30। ठीक है, तो जब हम इसका 48 और 30 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 48 और 30 में जब गुणा करेंगे तो इसका किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 तिरिक 24 के 4 हाथ में आयल 2, 4 तिया 12 2 14 और 1 शून्य बढ़ जाएगा, 1440 हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन में आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। या तो पूछ देगा कि 12 और 16 का अधिकतम सार्वगुणज गुणे 10 और 15 का अधिकतम सार्वगुणज। ठीक है, तो अधिकतम जब कह देगा तो एचसीएफ आप कर लीजिएगा, और न्यूनतम है तो एलसीएम कर लीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरह से वहाँ पे दोनों जब मान निकल जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है 4 और 1/3 समकोण में डिग्री की संख्या बताना है। ठीक है, 4 और 1/3 समकोण में डिग्री की संख्या बताना है। तो समकोण आप लोग जानते होंगे कितने का होता है, तो 90 डिग्री का एक समकोण होता है। ठीक है, तो 4 पूछा है, 4 और 1/3 दोनों का पूछा है, तो 90 में जब हम 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 309 चौक 36, 360 डिग्री ये हो जाएगा। और 1/3 पूछ रहा है, तो समकोण का 1/3, समकोण का 1/3, तो 3 त्रिका 9, ये कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो 360 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 90, 390। ठीक है, तो 390 आपका आंसर हो जाएगा, 390। यहाँ पे देख लीजिए बी में आपका ऑप्शन में दिया हुआ कह रहा है कि समकोण की डिग्री की संख्या बताना है। तो 4 का समकोण जब करेंगे तो 360 आ जाएगा, उसमें गुणा करेंगे। और 1/3 समकोण का 1/3 जब कह रहा है तो 90 का 1/3 मतलब 1/3, तो इसको जब हम काटेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। और हमारा कितना आया था, ये 360, और 360 और 30 जोड़ देंगे तो 390 आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर समकोण पूछेगा तब तो वैल्यू आपकी पता रहेगी कि 90 है, या 90 का पूछ देगा कि 1/5 कितना डिग्री होगा, तो 1/5 करके हम लिख देंगे, 5 करने 5 बट्ठे 40, 18 हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो अगर हम देख लीजिए यहाँ पे एक्यूट एंगल के में पूछ दे कि एक्यूट एंगल में 1/3 कितना है, तो यहाँ पे उसका डिग्री दिया रहेगा, तभी मान लीजिए ये 90 अंश है, यहाँ पे कर दे 45 अंश हो जाएगा, तभी तो ये एक्यूट एंगल है, न्यूनतम कोण हो जाएगा। तो वहाँ पे डिग्री आपको जब पता रहेगा तभी उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वैसे इसको पूछता है, और ये सीधा अधिकतम कोण पूछ देता है, और ये कंप्लीट कोण पूछ देता है, क्योंकि इसका मान फिक्स रहता है। ये 360 अंश का होता है, 180 अंश का होता है, और ये समकोण पूछ देगा, अधिक कोण पूछ देगा, और ये कंप्लीट एंगल पूछ देगा। तो ये तीनों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इन तीनों से प्रश्न पूछेंगे, इससे और इससे और इससे पूछेगा, तो इसका मान डिग्री दिया होगा कि मान लीजिए इसमें पूछ देगा कि 62 में 1/3 जो है 62 अंश में कितनी डिग्री बनेगी, या 4 में कितनी डिग्री बनेगी 62 अंश में। ठीक है, 62 अंश में कितनी 4 डिग्री बनेगी, कितनी 1/3 डिग्री बनेगी, कितना 1/5 डिग्री बनेगा, तो उसका मान देगा। लेकिन ये जो है, ये और ये और ये, इस तीनों का मान फिक्स रहता है, तो सीधे जो है कोण का नाम ही दे देता है। जैसे ये समकोण पूछ दिया, ठीक है, और स्ट्रेट एंगल पूछ दिया, और ये कंप्लीट एंगल का पूछ दिया, तो इसका मान आपको याद रहेगा, तो सीधे वहाँ पे हम वैल्यू को रख करके जो है मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, और यहाँ से भी एक प्रश्न हमेशा बनता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, एंगल को भी। 5वां नंबर प्रश्न है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है 50 में। ठीक है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 डैड। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो 50 में कोई भी एक पूर्ण संख्या आप जोड़ लीजिए। मान लीजिए 3 ही जोड़ लीजिए, प्लस 3 जोड़ लीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। अब 50 में से उसी संख्या को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जा रहा है आपका 47 हो जा रहा है, 47 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, 100 प्राप्त हो रहा है। अरे 7 3 10,
कि 0 हाथ में 1 5 4 9 1 10, ये 100 प्राप्त हो रहा। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो 100 हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी वैल्यू आप कोई भी होल नंबर अगर पुट करेंगे, ठीक है, कोई भी आप जीरो भी यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, 50 धन 0 बराबर 50 और 50 माइनस 0 बराबर 50, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कोई भी होल नंबर अगर जोड़ेंगे तो मान कितना प्राप्त होगा, 100 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका आंसर नंबर ए की 100 प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी होल नंबर है 10 99 98, ठीक है, 11 12 13 14, ठीक, तो यहाँ पे आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, 6वां नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घड़ी से एक सुई टाइम से जो है एक प्रश्न हमेशा सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, मतलब 8 बज के यहाँ अगर 49 मिनट हो रहा है दिल्ली में, तब सिडनी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। ठीक है, तो यदि दिल्ली में समय 11:19 है तो सिडनी में क्या समय होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, दिल्ली में अभी कितना बज रहा है, 8:49 हो रहा है। ठीक है, और अगर 8:49 हो रहा है, सपोज कीजिए, एक ट्रिक यहाँ पे लगा लीजिए, 49 में हम कितना जोड़ दें कि 1 घंटा बन जाए, तो 11 मिनट जोड़ देंगे। तो 11 मिनट जब हम इसमें मिनट ऐड कर देंगे, 11 मिनट ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस इसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 10 बज जाएगा। फिर 1 घंटा ऐड करेंगे, फिर ये 11 बज जाएगा। फिर 1 घंटा ऐड कर देंगे, फिर ये 12 बज जाएगा। फिर 1 घंटा ऐड करेंगे तो ये कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। और 1:19 हो रहा है कहाँ पे, सिडनी में। ठीक है, तो प्लस 19 मिनट और कर देंगे, यहाँ पे 19 मिनट और कर देंगे, तो यहाँ पे 1 तक बज गया था। ठीक है, 9 10 11 12 1 तक बज गया था। और यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे देखिए 11 मिनट, ठीक है, और यहाँ 19 मिनट, ये जो 19 मिनट बचा है, तो 19 मिनट और 11 मिनट टोटल कितना मिनट हो जा रहा है, तो 30 मिनट हो जा रहा है। ठीक है, 30 मिनट हो जा रहा है। और कितना घंटा जोड़े हैं, एक ये 2 3 4 घंटा 30 मिनट, यानी दिल्ली से यहाँ सिडनी के समय में डिफरेंस कितना है, 4 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, आ गया ये वैल्यू, कितना डिफरेंट है इन दोनों शहरों के बीच में, तो 4 घंटे 3 मिनट का डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है, दिल्ली में अगर 11:19 हो रहा है, 11:19 हो रहा है, तो सिडनी में क्या समय होगा। तो इस समय को जब हम इसके जोड़ देंगे, ये जो समय निकला है, डिफरेंस हमको निकला है, इसको जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 3 1 4 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 4 15, 15 मतलब 3, 15 मतलब कितना हुआ, 3 हुआ, तो 3:49 हो रहा होगा सिडनी में। तो 3:49 क्या, 3:49 PM हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम एक ट्रिक के माध्यम से लगाए हैं। वैसे भी प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं इसमें से, जो टाइम से पूछा जाता है, कोई कठिन प्रश्न नहीं रखा जाता है, सिर्फ आपको माइंड का इस्तेमाल करना है कि कहाँ से घटाएं, क्या बढ़ाएं। ठीक है, तो इसको 1-2 बार जब सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप जो है इसकी तैयारी हो जाएगी। एक इसमें पेडालॉजी का प्रश्न है, ये 7वां होना चाहिए। ठीक है, 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह यहाँ पे खाली स्थान है पर केंद्रित है। तो ये किस पे केंद्रित है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, वो अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, गतिविधियों में शामिल हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पे। ठीक है, सक्रिय भागीदारिता पे शामिल है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
सीटेट में एक ट्रिक और आप लोग जान लीजिए, जहाँ पे शिक्षार्थियों में सक्रिय भागीदारिता जिस ऑप्शन में दिया हुआ हो वहाँ पे आप तुरंत टिक कर दीजिए, वो आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय भागीदारिता जिस भी प्रश्न में हो वो आंसर करेक्ट होना ही है। ठीक है, और यहाँ पे व्याख्यान और अनुदेशन राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा में कोई इसका महत्व है ही नहीं, ये जहाँ पे आए वो गलत हो जाएगा। याद करना किसी भी ऑप्शन में हो, सूत्रों को याद करना या कुछ भी याद करना, तो रूपरेखा जो राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 है वो याद करने पर बल ही देता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और गृह कार्य जमा करना, तो एक ऐसी उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक माध्यम से लगाइएगा, हमेशा आपका प्रश्न सही होगा। जहाँ सक्रिय भागीदारिता ठीक है हो वहाँ पे आप आंसर तुरंत कीजिएगा। ठीक है, तो ये इस ट्रिक को भी याद कीजिएगा। सीटेट में कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ प्रश्न में ही आंसर छुपे होते हैं, तो उसको अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे मार्क आपके आएंगे सीटेट के परीक्षा में। 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 29,503 में स्थानीय का मान, 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर बताइए। ठीक है, तो 29,503 में 5 का स्थानीय मान तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे हम सीधे 5 लिख देते हैं, उसके आगे कितना डिजिट है उतना 0 बढ़ा देते हैं, तो 5 का स्थानीय मान 500 हो गया। और इसमें अंकित मान या जातीय मान भी इसको कहीं कहीं पूछा जाता है। ठीक है, जातीय मान, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको कहीं कहीं जातीय मान दे देगा। तो जातीय मान वही होता है, 7 यहाँ पे है तो इसका जातीय मान 7 ही होगा। ठीक है, ये कहीं भी रहे, किसी अगर 3 का पूछे तो 3 ही होगा, 2 का पूछे तो 2 ही में होगा। ठीक है, जिस अंक का पूछे उसका अंकित मान या जातीय मान सेम वही होता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, मान में अंतर बताना है। तो 500 में से जब हम 7 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, 493 बच जाएगा। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान निकाल लेंगे, जिस डिजिट का पूछेगा उसके आगे जितना भी डिजिट रहेगा उतना शून्य बढ़ा देंगे, और अंकित मान या जातीय मान वही होता है, उसमें से उसको घटा देंगे तो हमें आंसर पता हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 493। 9वां नंबर प्रश्न है, इसको 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2014 में इसको पूछा हुआ प्रश्न है। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, 1 का स्थानीय मान पूछा है। जब दशमलव में स्थानीय मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, 1 बटे कर देते हैं। किसका पूछा है, 1 का, तो 1 लिख लेते हैं, उसके आगे कितने 0 है तो वो 0 बढ़ा देते हैं, बस यही करना है। ठीक है, तो 1/100 आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दूसरा होता, यहाँ पे 0 के जगह पे दूसरा होता तो यहाँ पे आगे कितना 0 बढ़ जाता, तो 3 0 बढ़ जाता। ठीक है, तो उस नीचे जो है पहले 1 लिख देंगे, बटे किसका पूछ रहा है, 1 का, तो 1 लिख देंगे, कितना 0 है उसके आगे तो 2 लिख देंगे। सिंपल सा आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/100। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, कभी डिजिट इसमें चेंज कर देगा, ऐसा पूछ देगा 47 का शतांश लिखा जाता है, 48 का शतांश लिखा जाता है, 50 का शतांश लिखा जाता है। ठीक है, तो डिजिट चेंज कर देता है लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। अब देख लीजिए, 26 और 26 का शतांश प्लस 26 का शतांश मतलब 100। ठीक है, कितना डिजिट है, 200। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 26 प्लस यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे ऊपर जब जाएगा तो ये 0.26 हो जाएगा। अब इसी को हम जोड़ देंगे तो 26.26। ठीक है, तो कौन किस में है, ए ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यही 47 का शतांश पूछे तब तो 47.47 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 2 अंक दशमलव हो जाएगा,
तो ये इसको जब ऐड करेंगे 26 प्लस 0.26 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26.26। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा शतांश काल आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।